एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा नेक्स्ट लेक्चर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कल पावर कट की वजह से हम आपको लेक्चर नहीं दे पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफान आया, बारिश बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से पावर कट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से हम वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाए, आपको लेक्चर नहीं दे पाए, तो उसके लिए सॉरी। तो देन आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाए थे 7 पॉइंट्स, जिसमें हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था, तो आज हम करेंगे आगे वाले 7 पॉइंट्स। ठीक है, जिसमें क्या है, जितने भी प्रिंसिपल्स हमारे रह गए थे, ठीक है 7, तो उनको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द 8th पॉइंट, 8th प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलिए देखते हैं क्या है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, पहले हम इसको समझते हैं। जब ना कहते हैं अथॉरिटी जो है इन द हैंड्स ऑफ सिंगल इंडिविजुअल हो, ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल के पास होल अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और जितने भी बाकी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो सब उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनमें मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, ओनर्स भी आ जाते हैं, राइट, और हम ये कह सकते हैं कि चेयरमैन भी आ सकते हैं। ठीक है जी, तो मतलब क्या है, दो बंदे या एक बंदा जिसके पास फुल फ्लेज अथॉरिटी होती है, और बाकी सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी क्या है, उस अथॉरिटी को फॉलो करती है। ठीक है, तो वो आ जाता है सेंट्रलाइजेशन में। तो मैंने आगे एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है। ठीक है, जैसे ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट, और अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनकी अथॉरिटी को। आगे मैंने लिखा है कि ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेते हैं, एंड बाकी जो हमारा स्टाफ है या सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनको एज इट इज फॉलो करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जाता है क्योंकि इसमें ये है कि टॉप लेवल से लेके डाउन जो हमारा लोअर लेवल है वहाँ तक वो पर्टिकुलर जो डिसीजन है पास आउट होना होता है। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म होती हैं। तो बेसिकली जो है ये भी कहा जाता है कि जो तो स्मॉल यूनिट्स हैं तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो जहाँ पे कंसर्न्स बड़े हैं, ठीक है, जो फर्म्स हैं वो बड़ी हैं, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा बेस्ट रहती है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी बताती हूँ कि ये क्या होता है। ऑन द अदर हैंड, द डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी among the managers at all levels in the organization is called decentralization। जब क्या है कि जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो डिपार्टमेंटल हेड्स या फिर जो लेवल्स हैं उनके मैनेजर्स के पास होती है, जैसे डिपार्टमेंटल हेड्स जिनको बोल देते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सीईओ हैं उनके पास फुल फ्लेज कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो उसके बाद आगे वो चीज़ स्कैटर हो जाती है, वो अथॉरिटी स्कैटर हो जाती है अमंग द डिपार्टमेंटल हेड्स। तो डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिकली यही चीज़ आती है कि जब क्या है, डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं वो खुद अपने डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो तभी यहाँ पे लिखा गया कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो बेसिकली क्या है, जब क्या है, अथॉरिटी जो है वो मैनेजर्स के पास होती है जो हर एक लेवल पे वर्क करते हैं। ठीक है, ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिनमें क्या है मैनेजर्स वर्क करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो क्या है अपने डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उनकी जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो खुद करते हैं। ठीक है जी, इसका भी मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, एज इट इज़ आप एग्जाम में भी इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अलग अलग हैं तो सबके पास जो है वो स्कैटर हो जाती है अथॉरिटी। ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड्स के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज डेलीगेटेड अमंग दी सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये चीज़ आपने लिख देनी है। तो ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, ये जो है वो क्या है, शॉर्टर प्रोसेस है। इसमें ये होता है कि जो भी डिसीजंस हैं वो एग्जैक्टली टू द सेम डिपार्टमेंट इजीली पास आउट हो जाता है विदाउट एनी टाइम वेस्टेज, और विद हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा डिले नहीं होता इसमें। उसका कारण यही है कि जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल हेड क्या करता है, जो भी अपने उसके डिपार्टमेंट में सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको वो पास आउट कर देता है, जो भी डिसीजन है, जो भी ऑर्डर है, तो देन डायरेक्टली वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे और एक्सप्लेनेशन है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल,
क्योंकि हम प्रिंसिपल्स भी हेनरी फ्यूल के कर रहे हैं, ठीक है। तो हेनरी फ्यूल क्या कहती हैं इसके बारे में, सेंट्रलाइजेशन शुड बी फॉलोड इन स्मॉल यूनिट्स, जो बात मैंने आपको पहले बताई मीनिंग में वही एज इट इज हेनरी फ्यूल जी ये बोल रहे हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन है वो स्मॉल यूनिट्स में होनी चाहिए। यहाँ पे स्मॉल यूनिट का मतलब है कि जो छोटी फर्म होती हैं या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन चल सकती है। तो अगर जो बिग यूनिट्स हैं तो वहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का होना जो है वो ज़रूरी है, और डिसेंट्रलाइजेशन ही होनी चाहिए। इससे क्या है कि बेटर कंट्रोल रहता है टू द इमीडिएट जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो अपने जो भी इमीडिएट उनके सबॉर्डिनेट्स हैं जो उनके नीचे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करना ईजी रहता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाए हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मैंने बताया है, ठीक है, जिससे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इस चीज़ को आपने मेंशन कर देना है यहाँ पे एज ए टॉप लेवल, ठीक है, एंड देन बाकी जो है सबॉर्डिनेट्स हैं या हम ये कह सकते हैं कि अदर डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास आगे अथॉरिटी जो है वो दे दी जाती है। जो ये डिपार्टमेंट है यहाँ पे क्या है कि टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है बेसिकली उसके पास सारी अथॉरिटी है, और सभी जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं या हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो उस अथॉरिटी को आगे जो भी मतलब डिसीजन मेकिंग है बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो आगे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो भी काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स हैं वो उस चीज़ को एज इट इज़ मानते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, ये डिपार्टमेंटल हेड्स को जो है अथॉरिटी सौंप देती है कि आपने ही डिसीजन लेने हैं अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाने के लिए। तो वो फिर आगे क्या है, स्कैटर हो जाती है इन द वी कैन से कि इन द हैंड्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। सबॉर्डिनेट्स को वो जो डिसीजन मेकिंग पावर है या अथॉरिटी है इन स्मॉल यूनिट्स उनको दे दी जाती है, सो दैट वो इजी वे से अपना जो भी वर्क है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो ये है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमारा 9th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन बेसिकली ये है बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है रिगार्डिंग एनी एक्टिविटी वो स्मूथ वे से चल सके। तो देखते हैं हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं इसके बारे में। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सीनियर एंड सबॉर्डिनेट्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर्स और सबॉर्डिनेट्स वर्क करते हैं। द चेन ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सीनियर हैविंग फाइनल अथॉरिटी अप टू द लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज हैज़ बीन गिवन द नेम ऑफ स्केलर चेन। कि एक सिस्टम में क्या है, जो हमारे सीनियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो वर्क करते हैं, राइट। तो मतलब इसमें क्या है कि जो सीनियर्स हैं उनके पास क्या है, फाइनल अथॉरिटी है अपने टॉप लेवल से लेके जो भी लोअर लेवल है एम्प्लॉइज तक, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन का पास होना फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, ठीक है, वो क्या है इस स्केलर चेन के थ्रू होता है, ठीक है। तो मतलब जो क्या है एक फॉर्मल वे बताता है कम्युनिकेशन का, जिससे क्या है कि सिस्टमेटिक वे से इंफॉर्मेशन पास होती है स्टेप बाय स्टेप। तो आगे चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्यूल वर्क मस्ट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्केलर चेन। तो फ्यूल कहते हैं कि स्केलर चेन के अकॉर्डिंगली ही वर्क जो है वो होना चाहिए, ठीक है, फॉर द यूनिटी ऑफ कमांड एंड एफिशिएंसी ऑफ द कम्युनिकेशन, सो दैट कि कम्युनिकेशन में एफिशिएंसी आ सके, मतलब प्रॉपर वे से जो भी डाटा है, जो भी एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फंक्शंस परफॉर्म होने हैं, ठीक है, वो सेम मैनर में फ्रॉम द टॉप टू द लोअर लेवल वो जो है वो सबको मिल जाए इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मतलब अब हमारे पास ये स्केलर चेन का भी एक डायग्राम है जो क्या बताता है, जैसे ये क्या है टॉप लेवल, ठीक है, बाकी सारे क्या है डिपार्टमेंट, ठीक है, कि जो क्या है टॉप लेवल की अथॉरिटी के साथ वो वर्क करते हैं, ठीक है, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन है, ठीक है, उसके हिसाब से बाकी डिपार्टमेंट्स जो है उनमें वर्किंग होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन की, ठीक है, तो क्या है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या है स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन है वो पास आउट करता है अपने आगे
जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनको या फिर जो लेवल्स हैं उनको, ठीक है। जैसे सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो अगर वो क्या है अपने डाउनवर्ड जो भी डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं, देन आगे फिर उसके बाद देन इस तरह से वो क्या है ये चेन्स जो है वो पास आउट करती है इंफॉर्मेशन। देयर आर टू चेन्स, वन दिस साइड एंड दिस साइड, ठीक है जी। तो मतलब क्या है इस वे से क्या है इंफॉर्मेशन पास होती है, ठीक है जी, फ्रॉम टॉप टू दी लोअर लेवल, राइट। तो अब क्या है कि जो फ्यूल है उन्होंने ये प्रिंसिपल को डेवलप किया जिसमें उन्होंने क्या बताया कि इन द केस ऑफ एमरजेंसी अगर डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं या फिर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन चाहता है या मतलब इन द केस ऑफ एमरजेंसी वो इंफॉर्मेशन ज़रूरी है और वो सिर्फ और सिर्फ क्या है दो डिपार्टमेंट्स के बीच की ही इंफॉर्मेशन है, तो क्या है गैंग प्लान के थ्रू वो इंफॉर्मेशन जो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को पास आउट हो सकती है। इससे क्या है कि क्विक कम्युनिकेशन होती है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता है और डायरेक्टली क्या है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट कर सकता है रिगार्डिंग दी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो भी उनको चाहिए, ठीक है जी। तो जिससे क्या है एक्टिविटीज जो है वो विदाउट डिले जो है वो परफॉर्म होती रहती हैं। तो बेसिकली हेनरी फ्यूल ने इसके बारे में बताया है। फर्स्टली आपने क्या याद रखना है कि जो स्केलर चेन है, ठीक है, वो क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन एक सिस्टम है जिसके थ्रू क्या है सभी डिपार्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। लेकिन दूसरी साइड क्या है फॉर दी डायरेक्ट और क्या है जो कम्युनिकेशन है इन द केस ऑफ इमरजेंसी अगर डिपार्टमेंट्स को वो इंफॉर्मेशन चाहिए देन वो आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, राइट। उसके बाद है हमारा 10th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जिसका क्या मतलब कमांड नहीं है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ठीक है। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि किसी को ऑर्डर पास करना, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कमांड या फिर इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है एप्रोप्रिएट सीक्वेंस और सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज जो है वो सिस्टेमेटिकल वे से होगी और क्या है इन सीक्वेंस वो सभी जो भी चीजें हैं, सपोज रॉ मटेरियल है, ठीक है, चाहे सपोज कोई मशीनरी है, तो वो क्या है सिस्टेमेटिक वे से प्लेस्ड होगी जिस जगह पे वो होनी चाहिए। और दूसरी बात अगर हम करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की या ह्यूमंस की, ठीक है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो भी उनके लिए भी एग्जैक्ट प्लेस जो है वो होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे वो प्रॉपरली वर्क जो है वो कर सकते हैं। तो यही चीज़ हेनरी फ्यूल ने बताई है कि जो पीपल एंड मटीरियल हैं मस्ट बी इन suitable places and at appropriate time for maximum efficiency। कि हेनरी फ्यूल ये कहते हैं कि जो मैन और मटेरियल है, ठीक है, दोनों चीज़ें क्या है एप्रोप्रिएट टाइम पे और एप्रोप्रिएट प्लेस पे होनी चाहिए सो दैट वर्क में एफिशिएंसी आ सके, ठीक है। देन क्या है ये देखिए यहाँ पे भी एक बताया गया है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होता है, ये दिस इज़ फॉर मटेरियल, तो ये क्या है कि जिस टाइम पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है अगर क्या है कि हर एक चीज़ के लिए जो है उसका अपना एक सेपरेट प्लेस बना हुआ है, ठीक है। तो फॉर ह्यूमन ऑर्डर उसमें क्या बताया गया है, अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज, और हर प्लेस हर एक बंदे के लिए इंडिविजुअल के लिए उसकी अपनी जगह है और वो उसी जगह पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे बनते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के लिए क्या है रॉ मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। तो उस रॉ मटेरियल को इस ऑर्डर में वहाँ पे प्लेस होना चाहिए कि वर्कर्स जो हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनको भी पता हो कि किस टाइम पे कौन सा पर्टिकुलर मटेरियल जो है उस पर्टिकुलर मशीन के लिए सही है और हमें चाहिए। एंड उस मटेरियल के साथ साथ ह्यूमन का होना भी बहुत ज़रूरी है, पीपल एट वर्क, कि मतलब जो बंदे उस पर्टिकुलर वर्क को कर पाएँ। तो अगर हमारे पास उस वर्क को करने के लिए जो भी एक स्किलफुल और एबल्ड पर्सन है वही उस जगह पे अगर होगा तो वर्क में नेचुरली एफिशिएंसी आएगी ही आएगी, ठीक है जी। तो यही बात फ्यूल ने बोली है कि अगर हर एक चीज़ जो है अगर उसका प्रॉपर अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक वे से वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, जहाँ उसको करने के लिए वो मटेरियल भी
हमारे पास सही है और सही जगह पे है, और क्या है, उस पर्टिकुलर मटेरियल को यूज करने के लिए भी बंदे जो हैं वो स्किलफुल हैं हमारे पास, जो हमें एक्चुअल में चाहिए। तो अगर ये चीज है तो देन ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आएगी, जिससे क्या है, रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे स्कूल्स में लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, आप भी जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ पे लाइब्रेरी होगी, ठीक है। तो क्या लाइब्रेरी में ढेर लगे होते हैं बुक्स के? ठीक है, ऐसे तो नहीं होता ना। हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है, हर एक राइटर की अलग बुक होती है और वो क्या है, अलग अलग शेल्फ पे आपको मिलती है ना। ऐसे ही होता है। तो वो चीज़ क्या है कि एक ऑर्डर में, एक सिस्टमेटिक वे में वहाँ पे पड़ी होती है। तो जिससे क्या है, विदाउट एनी डिले आपको जो भी पर्टिकुलर बुक चाहिए आप उस पर्टिकुलर शेल्फ पे देखते हो, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट की आपको बुक चाहिए होती है तो वो बुक आप इजीली वहाँ से ले सकते हो। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि हर एक चीज़, हर एक मटेरियल, ठीक है, हर एक मशीनरी जो है एक पर्टिकुलर प्रॉपर वे से, ठीक है, एक सिस्टम के साथ एक पर्टिकुलर जगह पे प्लेस्ड होती है, ठीक है, जिसके लिए जो एक पर्टिकुलर स्किल्ड पर्सन अवेलेबल होना चाहिए वो बंदा उसी जगह पे होता है, ठीक है। सो दैट क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क वो पर्टिकुलर वर्क अच्छे से परफॉर्म हो जाए विदाउट एनी वेस्टेज। ठीक है जी, तो ये था हमारा 10th प्रिंसिपल। तो बढ़ते हैं आगे 11th प्रिंसिपल की तरफ। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अपने 11th प्रिंसिपल की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का यहाँ पे मतलब शेयर्स नहीं है, ठीक है, कोई ओनरशिप नहीं है। इसका डायरेक्टली क्या मतलब है, इक्वल, ठीक है, कि मीन्स जो मैनेजर है क्या है, उसका जो बिहेवियर है अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ वो क्या है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन काइंडनेस का होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि अगर एक एम्प्लॉय जो है वो उसको जानता है या उसका एज अ फ्रेंड है तो देन क्या है, वो उसके साथ अच्छा बिहेव करे, बाकियों के साथ अच्छा बिहेव ना करे। तो इस तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए। वो क्या है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, ठीक है, चाहे रीजन के बेसिस पे, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे, किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सबके, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सबका बिहेवियर उसको ध्यान में रखना है। और एक मैनेजर का यही एक मतलब बिहेवियर होना चाहिए कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या है, एक नज़रिए से ही देखना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें यही चीज़ दिखाई है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबका हक है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का बिहेवियर है वो सबके लिए क्या है, इक्वल हो। जैसे ये पेड़ क्या है, ये पेड़ जो भी फल दे रहा है वो सबको इक्वल दे रहा है, सभी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। यहाँ सपोज हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं पीपल, ठीक है, उनको। तो एक अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या है, ये पेड़ भी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, मैनेजर है और उसका ट्रीटमेंट जो अपने एम्प्लॉयज़ की लिए है वो क्या है, सेम होना चाहिए। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तभी सभी एम्प्लॉयज़ मिलके कॉपरेशन के साथ और विद हाईली सेटिस्फाइड वे से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे एंड देन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली जो है वो बेटरली अचीव होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनेल। तो टेन्योर ऑफ पर्सनेल में यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो क्या है, स्टेबल होने के लिए टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है। कि अगर एक मैनेजर जो है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को ये नहीं समझाता, ये नहीं बताता कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं और किस तरीके से वर्क करना है, तो देन अगर उसको एज इट इज़ ही टास्क दे दे जैसे उसने बाकियों को दिया है, तो क्या वो अच्छे से कर पाएगा, उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक आप उसको गाइड नहीं करोगे उसको क्या पता होगा कि कैसा वर्क करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। नो डाउट अपनी एबिलिटी स्किल्स के अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर प्लेस पे आ गया, लेकिन क्या है, उस पर्टिकुलर प्लेस को, उस पर्टिकुलर जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं उसको समझने के लिए तो टाइम पीरियड चाहिए ना। जैसे एक नए जो हमारा सपोज हम ये कहते हैं छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको भी क्या है हम डेली बेसिस पे समझाते हैं ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसी तरीके से मैनेजर्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने न्यूली जो भी एम्प्लॉई जिसने ज्वाइन किया है
ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको समझाए और उसको थोड़ा सा टाइम दे स्टेबल होने के लिए, सो दैट तभी वो क्या है ईजिली समझ पाएगा कि एक्चुअल में वर्क कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, किस तरीके से हमने ऑर्डर्स को मानना है, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो हेनरी फ्योल भी यही कहते हैं, कहते देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनेल बिकॉज every employee needs some time for attaining a satisfactory level of expertise and efficiency in any task। हर एक टास्क के लिए उसको एक्सपर्ट होने में भी टाइम चाहिए, ठीक है। और क्या है, वर्क में अगर आप एफिशिएंसी चाहते हो तो पहले थोड़ा सा टाइम दो उसे वर्क को समझने के लिए। अगर वो समझ जाएगा तो देन वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ एसेट वर्क करेगा, ठीक है जी। तो आगे फ्योल क्या कहते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए क्या है, एम्प्लॉय की टर्नओवर मिनिमाइज होनी बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय टर्नओवर का यहाँ पे ये मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को धक्के मार के ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकालना, ठीक है। अगर सपोज वो छोटी सी कोई गलती कर भी दे तो उसको पहले प्यार से समझाना है, ठीक है, देन उसके बाद उसको ट्रेन करना है उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, देन क्या है उसकी काउंसलिंग करके, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर टास्क के लिए रेडी करना है, ठीक है। ये नहीं है कि एक छोटी सी गलती करी और उसको निकाल दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है तो बहुत ही इजीली आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि ये मैनेजर है और ये एम्प्लॉय है। अगर इनमें आपस में एक अच्छा बॉन्ड है ना तो देन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ईजीली जो है वो अचीव होंगे, राइट। तो ये यहाँ पे भी क्या है कि अगर जो मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉय को पकड़ के रखता है तो देन क्या है, वो भी जॉब सिक्योरिटी फील करता है कि यस मेरी जो जॉब सिक्योरिटी है, मतलब जो मेरी जॉब है वो सिक्योर है, मतलब आई एम सिक्योर इन द ऑर्गेनाइजेशन, मुझे अपने फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी दिख रही है, ठीक है। तो उसके ये डर नहीं है कि पता नहीं कब मुझे निकाल दिया जाएगा। तो अगर अच्छा बॉन्ड है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में तो देन क्या है, वो ओपन कम्युनिकेशन भी होगी। अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी एम्प्लॉय को, या फिर कुछ नहीं समझ आएगा या कुछ कन्फ्यूजन होगी तो वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में भी एफिशिएंसी आएगी। तो यही चीज़ फ्योल कहते हैं कि अगर स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, पर्सनल के टेन्योर में, तो देन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्पेसिफिक जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजीली अचीव होंगे और टाइमली बेसिस पे अचीव होंगे, रिजल्ट्स बेटर आएंगे और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। चलिए अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या कहता है कि हर एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। अगर सपोज मैनेजर जो है वो अगर मीटिंग में उसने अपने एम्प्लॉयज़ को बिठाया है तो देन क्या है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो हर एक अपने एम्प्लॉय को चांस दे उनके आइडियाज़ को सुनने के लिए, ठीक है। तो अगर क्या है ये चांस वो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को देता है तो देन एम्प्लॉयज़ जो हैं अगर वो क्या है अपना इनिशिएटिव देते हैं, ठीक है, आगे आके बोलते हैं या अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हैं, अपने फंक्शन बताते हैं कि किस तरीके से वर्क को और अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, तो देन ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट तो होगी ही होगी, ठीक है। इससे क्या है कि एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फैक्शन फील होती है और ये वो मतलब एक अच्छा फील भी करते हैं, हैप्पी फील भी करते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझा जाता है और देन वो क्या है और अच्छे से परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है इसको। एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन इंडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट प्लान्स फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी इन देयर फंक्शंस, ठीक है। यही चीज़ इसमें मैंने आपको पहले भी बताई कि क्या है, उनको इंडिपेंडेंस भी देनी चाहिए सो दैट वो अपने प्लान्स को फॉर्मुलेट कर पाएँ और उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, ठीक है। एंड देन क्या है, इट मीन्स एम्प्लॉयज मस्ट बी मोटिवेटेड फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव। तो अगर इंडिपेंडेंस उनको मिलती है तो देन वो मोटिवेटेड भी फील करते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या है एक हमें बोलने का मौका मिल रहा है या हम अपने प्लान्स को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जिससे क्या है कि मैनेजर को भी हेल्प मिलती है एंड देन उनको भी न्यू आइडियाज़ मिलते हैं कि किस तरीके से हम और अच्छे से अपने वर्क को कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। तो आगे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने क्या बताया है, नंबर ऑफ
ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और देन एक एम्प्लॉय जो है वो अपना बेस्ट आइडिया जो है वो शेयर कर रहा है बाकियों के साथ भी, ठीक है। तो हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी टू इट्स एम्प्लॉयज़ टू सजेस्ट न्यू आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस एंड मेथड्स ऑफ वर्क, जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो चलिए हम अपने आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है 14th प्रिंसिपल उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डे कॉर्प्स, इसका क्या मतलब है? कॉपरेशन, हार्मनी, टीम वर्क, ठीक है। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का माहौल होना चाहिए, इस तरीके की हम कह सकते हैं कि वर्किंग बिहेवियर होना चाहिए जिसमें क्या है टीम वर्क बोले, जिसमें हार्मनी बोले, कि जो एम्प्लॉय है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है एक टीम में बंध के काम करे, ठीक है। ये ना हो कि मतलब वो सभी क्या है एक ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की बजाय वो क्या है अपना अपना जो है वो सोच के बैठ जाए कि नहीं मैंने ये काम करना है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप टीम में वर्क करोगे तो देन ऑर्गेनाइजेशन जरूर ग्रो करेगी। अब हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं? इट मस्ट बी डेवलप्ड अमंग द वेरियस एम्प्लॉयज। जो कॉपरेशन है, हार्मनी है, वो क्या है हर एक एम्प्लॉय में, सभी एम्प्लॉयज में क्या है होनी चाहिए। देन क्या है मैनेजर्स मस्ट एड्रेस पीपल या एम्प्लॉयज विद वी और नॉट आई, ठीक है। जो एम्प्लॉय हैं, जो हमारे पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे एड्रेस करना है मैनेजर्स ने? वी करके, नॉट आई, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, मेरी वजह से ये वर्क हो रहा है, नहीं। एक टीम में मिलके वर्क करना है, एक टीम के साथ काम करना है और एज अ टीम काम करना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड वी यूज़ किया गया है कि वर्ड वी के साथ ही सभी एम्प्लॉयज़ को अपनी पूरी की पूरी टीम को एड्रेस करना है, ठीक है। एंड देन हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं? हार्मनी union among the personnel of an organization is a source of great strength in that organization। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो देन वो क्या है कि अगर हम क्या है एक हार्मनी क्रिएट करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल है ना उसमें क्या है हार्मनी है, हर एक एम्प्लॉय जो है वो क्या है एक टीम में वर्क कर रहा है। तो अगर ये चीज़ है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। और उसकी सोर्स का जो स्ट्रेंथ की जो हम ये कह सकते हैं कि सोर्स है ना वो भी यही है कि अगर हर एक एम्प्लॉय जो है वो क्या है मिलके वर्क कर रहा है। ये नहीं है कि सब जो है वो अलग अलग बैठे हुए हैं या सपोज किसी की कोई मतलब अगर किसी को हेल्प चाहिए तो कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर सपोज कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, हॉकी टीम है, तो उसमें भी सभी खिलाड़ी मिलके वर्क करते हैं ना, तभी वो जीतते हैं। तो अगर क्या है वो भी क्या है अलग अलग बैठ जाए या फिर अपनी टीम के लिए ना खेले तो देन क्या होगा, वो हारेंगे, ठीक है। तो अगर क्या है सभी क्या है अपने मिलके एफर्ट्स लगाते हैं और अपने आप को जीत की तरफ लेके जाते हैं तो डेफिनेटली वो जीत ही हासिल करते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें जो एक मैनेजर है वो क्या है अपनी जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं उसको क्या है बांध के रखे, ठीक है, एक टीम में, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है ग्रोथ होगी, उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है तो आप भी एज इट इज़ इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि एस्पिरिट डे कॉर्प्स क्या है, टीम वर्क। एंड देन मतलब एक ऐसे छोटा सा डायग्राम बना देना आपने, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बना देने हैं, ठीक है। एंड देन एक मैनेजर, ठीक है। तो देन वो मैनेजर क्या कर रहा है, यहाँ पर मैंने क्या शो किया हुआ है कि वो सभी एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, वी नॉट आई, ठीक है। तो मतलब अगर ये टेंडेंसी होगी या ऐसी कंडीशन होगी ऑर्गेनाइजेशन की तो देन ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली ग्रो करेगी और डेफिनेटली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी, डेफिनेटली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी। सो इसी से ही हमारा ये जो लेक्चर है कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।